चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछली क्लासों में हम लोग लगातार ऑडिटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और ऑडिटिंग की लास्ट क्लासेस जितनी भी हैं वो सब सीक्वेंस से चल रही हैं। कृपया अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार सारी वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं यह नहीं कहता कि आप लोग बुक ना पढ़ें, बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, बल्कि कंपलसरी पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम लोग सारा आप लोगों को यहाँ डिस्कशन करा दें ऐसा संभव नहीं है। हाँ, आपको गाइडलाइन ज़रूर मिल सकती है, आपको हेल्प ज़रूर मिल सकती है। जो टॉपिक चलता है अगर उसी दिन आप लोग बुक से पढ़ लें तो आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और बुक से हम लोग पढ़ाते हैं, कोई अलग से तो पढ़ाते नहीं है, बस उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको समराइज़ करके आपको बता देते हैं, इसलिए। और जो लोग बिल्कुल बुक नहीं देखते हैं, कम से कम वीडियो देख लीजिएगा। तो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, ना से कुछ बेहतर होता है। इस सिद्धांत के आधार पर आप सीरियल से अगर देखते जाएंगे तो यकीनन हो सकता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए, पिछली वाली वीडियो में हमने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के बारे में चर्चा की, सेक्शन नंबर 139 में। आज हम 140 सेक्शंस को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, 140 सेक्शन जो हमको बताती है वो ये बताती है कि जो एक अंकेक्षक है वो पद से कैसे हटता है, अगर वो रिज़ाइन दे देता है तो क्या होता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगती है तो क्या होता है, और विशेष प्रस्ताव पास किया जाता है तो कैसे किया जाता है। यानी 4 बातें सेक्शन नंबर 140 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन नंबर 140 किससे रिलेटेड है ये तो आपको पता ही है। सेक्शन नंबर 140 जिससे भी रिलेटेड है वो ध्यान रखना है आप लोगों को, सेक्शन 140। ठीक है, इससे पहले हमने सेक्शन नंबर 139 को क्लियर किया। सेक्शन 140 जो है वो आप लोगों को 4 बारे में बताएगा। ठीक है, सेक्शन 4 बारे में बताएगा। ये देखिएगा, सेक्शन 140 सेक्शन यहाँ देखिएगा, चांद पड़ रही है तो इधर लिख लीजिएगा। सेक्शन 141, सेक्शन 142, सेक्शन 143 एंड सेक्शन 144। ठीक है, 4 सब सेक्शन है इनकी, 140(1), 140(2), 140(3) और 140(4). 140(1) में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो करेंगे रिमूवल। ठीक है, पद से हटाना, रिमूवल की बात करेंगे हम लोग, पद से हटाना, कि अगर एक अंकेक्षण को पद से हटाया जाता है तो उसे कैसे हटाया जा सकता है। 140(2) में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे अगर वो रिज़ाइन देता है। ठीक है ना, रिज़ाइन देता है तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, त्यागपत्र देना। ठीक है ना, त्यागपत्र अगर देता है तो कैसे होगा। ठीक है, 140(3) में अगर वो समय पर नहीं करता है ये सब चीज़ें तो उस पर जुर्माना लगेगा। और 140(4) में हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, विशेष प्रस्ताव की पास करेंगे, विशेष प्रस्ताव की आप लोगों से बात करेंगे। तो ये 4 सेक्शन है जिसके बारे में हम 140 में पढ़ेंगे। 140 आपको पता ही थी, आपने सारी 139 से लेकर 148 तक आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखी थी कौन सी किससे रिलेटेड है, जिसमें से 139 अपॉइंटमेंट के बारे में थी जिसको हमने विस्तार से वीडियो में चर्चा किया। आज हम 140 को करें। 140 में क्या आता है आपका, रिमूवल, पद से हटाना। 140(1) में आ जाएगा। 140(2) में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई अंकेक्षण खुद रिज़ाइन देना चाहता है तब क्या होगा। 140(3) में जुर्माने की बात करेंगे, पेनल्टी की बात, और 140(4) में स्पेशल रिजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पास करेंगे। देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। रिमूवल की बात करें तो एक ऑडिटर को कैसे हटाया जा सकता है, एक ऑडिटर को कैसे हटाया जा सकता है। देखो जी, एक ऑडिटर को हटाने के लिए सबसे पहले एक डायरेक्टर की मीटिंग बैठाई जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं। एक संचालक सभा आमंत्रित की जाएगी, उस संचालक सभा में एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, एक निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, ये संचालक मंडल सभी क्या लेंगे, निर्णय लेंगे। ठीक है, और ये जो निर्णय लेंगे ये अगर इसमें अधिकांश संचालक, मेजॉरिटी होनी चाहिए। जैसे संचालक मान लीजिए 13 हैं या 15 की संख्या होती है जैसे, तो 15 में से 10 कम से कम होने चाहिए, यानी 2/3 से ज़्यादा होने चाहिए, अधिकांश होने चाहिए। ठीक है, अधिकांश संचालक जब किसी बात पर डिसीजन ले लेंगे तो उस डिसीजन पे अनुमोदन के लिए, स्वीकृति के लिए ADT 2 फॉर्म भरकर केंद्र सरकार या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास वो अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, स्वीकृति के लिए वो निर्णय भेजा जाएगा।
वहाँ से अगर स्वीकृति मिल जाती है केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार और ऑफिस से, कंपनी पंजीकृत कार्यालय से, तो वहाँ से क्या काम करेंगे, वहाँ से उसके बाद उसके 60 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 60 डेज़ के अंदर एक जनरल मीटिंग बैठाई जाएगी, साधारण सभा बुलाई जाएगी और उस साधारण सभा में प्रस्ताव पास किया जाएगा। प्रस्ताव पास करके फिर उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। ये एक इसकी प्रोसेस होती है रिमूवल की। नोट कर लीजिएगा इसी बात को जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले क्या बताया मैंने आप लोगों को कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, सभा करेंगे और उस सभा में कोई डिसीजन लेंगे। वो जो डिसीजन लेंगे, हटाने का डिसीजन लेंगे, और तो कोई डिसीजन ले नहीं सकते हैं। तो जो रिमूवल का डिसीजन लेंगे उसकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए, स्वीकृति लेने के लिए, अनुमोदित कराने के लिए, है ना, वो किसके पास भेजेंगे, केंद्र सरकार के पास भेजेंगे। ध्यान रखना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होने चाहिए वो मेजॉरिटी में होने चाहिए, ठीक है ना। किस में होने चाहिए, मेजॉरिटी में होने चाहिए। अगर वो मेजॉरिटी में नहीं है, अधिकांश संचालक नहीं है, तो फिर इस पर रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है। तो सारे संचालक या अधिकांश संचालक कोई डिसीजन करेंगे और उस डिसीजन को वो किसके पास भेजेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेंगे, ठीक है। किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा रजिस्ट्रार ऑफिस भेजेंगे, आरओसी, ठीक है ना। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफिस पंजीकृत कार्यालय, वहाँ पर वो कौन से फॉर्म में भर के भेजेंगे बच्चों, एडीटी सेकेंड, ठीक है ना। कौन से फॉर्म में भर के भेजेंगे, एडीटी सेकेंड फॉर्म में भर के भेजेंगे। और वहाँ से, ठीक है, वहाँ से क्या होगा कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्होंने भेजा है, ठीक है, तो कितने दिन के अंदर भेजेंगे। ध्यान रखना कि जो भी इन्होंने फैसला करा है, ये वाला, ये फैसला जो इन्होंने करा है, इस फैसले के 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 डेज़, 30 दिन के अंदर जो है अनुमोदन के लिए इन्हें भेजना पड़ेगा इनके पास, ठीक है। अब ये यहाँ से जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एडीटी कौन सा फॉर्म भर के, एडीटी सेकेंड फॉर्म भर के ये भेजेंगे, तो यहाँ से अगर इनको स्वीकृति मिल जाती है, देखो अगर यहाँ से स्वीकृति नहीं मिलती है, ये मना कर देते तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे कोई रिमूवल नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ से एक्सेप्टेंस मिल जाती है, यहाँ से स्वीकृति मिल जाती है, तो स्वीकृति मिलने के अंदर, स्वीकृति के कितने दिनों के अंदर, 60 डेज़ के अंदर, 60 दिनों के अंदर एक जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। कैसी मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण सभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग साधारण सभा बुलाई जाएगी, जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। उस जनरल मीटिंग में जब ये अपनी स्वीकृति दे देंगे, तो कितने दिनों के अंदर स्टूडेंट, 60 दिनों के अंदर एक मीटिंग बुलाई जाएगी। मीटिंग में कौन आएंगे, शेयर होल्डर आएंगे ऑफिशियली, और तो कोई आ नहीं सकता, क्योंकि ये डायरेक्टर की मीटिंग तो है नहीं, अंशधारियों की सभा बुलाई जाती है। ये अंशधारियों की सभा जब आ जाएगी, तो इसमें इस स्वीकृति को पास किया जाएगा, ठीक है ना। इस स्वीकृति को इनकी सभा से क्या किया जाएगा, रिजोल्यूशन किया जाएगा, रिजोल्यूशन क्या, प्रस्ताव पास किया जाएगा, ठीक है ना। और यह प्रस्ताव जब पास हो जाएगा, ठीक है ना, रिजोल्यूशन हो जाएगा, प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो जैसे ही प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा कि प्रस्ताव पास होते ही बस उसको सूचना दे दी जाएगी और अंकेक्षक को हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। प्रस्ताव पास किया जाएगा, इसे संकल्प भी बोलते हैं। और यहाँ से पद जो है खाली हो जाएगा, पद खाली हो जाएगा या पद से हटा दिया जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को कि अंकेक्षक को भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए कि अंकेक्षक क्यों हटाया जा रहा है। तो ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर को भी सुनवाई का मौका ज़रूर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते रहोगे, ऑडिटर भी सुनवाई, ऑडिटर को सुना जाएगा कि ऑडिटर क्या कहना चाहता है, उसके बारे में बात करी जाएंगी, तो तब जाके ये पद खाली हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं रिमूवल, रिमूवल, पद से हटाना। क्या करना, पद से हटाना। तो ध्यान रखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बैठेगी, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बैठेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें कुछ निर्णय करेंगे। निर्णय कितने दिनों के अंदर होना चाहिए, 30 दिन के अंदर होना चाहिए। 30 दिन के अंदर इस डिसीजन को आप किसके पास भेज देंगे, केंद्र सरकार रजिस्ट्रार ऑफिस के पास भेज देंगे। वो एडीटी सेकेंड फॉर्म भर के जाएगा और उसके 60 दिन के अंदर मीटिंग बुलानी पड़ेगी आपको, एक जनरल मीटिंग जिसे साधारण सभा बोलते हैं, और वहाँ से एक रिजोल्यूशन सबके सामने पेश किया जाएगा और वहाँ से यह पद क्या हो जाएगा, आपका खाली हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, चलेगा। अब इसके बाद दूसरी पॉइंट आती है हमारे पास,
दूसरी पॉइंट क्या आती है इसके अंदर हमारे पास, देखिएगा त्यागपत्र। अगर वो त्यागपत्र देना चाहता है, ठीक है ना, अगर वो त्यागपत्र देना चाहता है, खुद रिज़ाइन देना चाहता है, तब कैसे होगा इसको देख लीजिएगा। तो रिज़ाइन की जो बात की गई है वो सेक्शन 142 में बात की गई है, त्यागपत्र की बात की गई है, ठीक है। किसकी बात की गई है? त्यागपत्र की। तो ध्यान में रखना है कि जब वो रिज़ाइन देगा, जब वो क्या देगा? रिज़ाइन देगा, तो रिज़ाइन की सूचना, रिज़ाइन की क्या देगा? इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्मेशन सूचना देगा, ठीक है। और ये सूचना किसको देगा स्टूडेंट्स? ये सूचना 3 लोगों को दे सकता है, या तो अंशधारियों को यानी संचालक को, संचालक या अंशधारियों को, ठीक है। किसको देना चाहिए? उसे संचालक को देना चाहिए या अंशधारियों को देना चाहिए। संचालक कह दो, अंशधारी कह दो या कंपनी कह दो, एक ही बात है, ठीक है। कंपनी का मतलब अंशधारी है। दूसरा जो यहाँ पर है वो आरओसी को देना चाहिए, ठीक है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को पंजीकृत कार्यालय में, पंजीकृत कार्यालय में सूचना देनी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कैग को देनी पड़ेगी इसे सूचना, ठीक है ना। किसको देनी पड़ेगी? कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखना कि यह जो सूचना दी जाएगी वो कितने दिनों के अंदर दी जाएगी? 30 दिनों के अंदर अंदर सूचना दी जानी चाहिए। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर सूचना देकर वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। वो त्यागपत्र दे रहा है तो त्यागपत्र से 30 दिन पहले या 30 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन इनको दे दे, अंशधारियों को दे दे, या जो है इनको दे दे, आरओसी को दे दे या कैग को दे दे। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तभी ध्यान रखना कि गवर्नमेंट कंपनी जो होगी वो इस तरीके से यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आरओसी में ये हो जाएगा। अच्छा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जो भेजा जाता है यहाँ पर तो हमने पढ़ा था एडीटी सेकंड फॉर्म भरकर, और आरओसी को जो भेजा जाता है वो एडीटी थर्ड फॉर्म भरकर। कई बार पूछ लेता है कि कौन सा फॉर्म संख्या भरी जाती है इसमें? एडीटी थर्ड फॉर्म, एडीटी थर्ड फॉर्म भरकर ऑडिटर तब जो है आरओसी को भेजता है, और इस इंफॉर्मेशन को 30 दिन के अंदर जब वो सबमिट कर देता है तो वो रिज़ाइन उसका एक्सेप्टेबल हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग 140(2), ठीक है। 140(3) की अगर हम लोग बात करें तो पेनल्टी शुरू हो जाती है, जुर्माना, ठीक है। वैसे जुर्माना का हमारे पास स्पेशल जो है वो था, सेक्शन था, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वाला जो जुर्माना है ये विशेष जुर्माने की बात यहाँ पर कर रहा है। कौन से जुर्माने की बात कर रहा है? विशेष जुर्माना 140(3) में, ठीक है। 140(3) में जो कर रहा है ये विशेष जुर्माना है। इसको यहीं से हम लोग इंटरकनेक्ट कर देते हैं, विशेष जुर्माना। अगर इन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, स्टूडेंट्स कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन अगर ये नहीं देते हैं विद इन 30 डेज़, तो इन पर क्या लग जाएगा? जुर्माना लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जुर्माना। मिटाना ही पड़ेगा हम लोगों को। ये क्या ध्यान रखना है आप लोगों को कि 140 जो थर्ड है आप लोगों का, ये जुर्माने से रिलेटेड है। और वो कब होगा? कि अगर इन्होंने त्यागपत्र दिया और उस त्यागपत्र की इन्फॉर्मेशन अगर 30 दिन के अंदर अंदर इन्होंने नहीं दी। किसको नहीं दी? इन्होंने शेयर होल्डर को नहीं दी, इन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को नहीं दी, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी है तो कैग को नहीं दी, तो इनके ऊपर क्या लग जाएगा? जुर्माना, जिसे हम लोग बोलते हैं विशेष जुर्माना। ये जो क्लाउज है विशेष जुर्माने से रिलेटेड है, विशेष जुर्माना, ठीक है। विशेष जुर्माना लग जाएगा। और जुर्माना जो लगेगा उसकी राशि कितनी है वो देख लीजिएगा। जुर्माने की जो अमाउंट है स्टूडेंट्स, जुर्माने की जो अमाउंट है वो आपको पता होनी चाहिए। कम से कम इनको जो है 50,000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और अधिक से अधिक कितने लाख रुपए का? 2 लाख रुपए का। अधिक से अधिक 2 लाख रुपए का जुर्माना इन पर लग जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जुर्माना जो है वो 140(3) में विशेष जुर्माने की बात है। अगर वो रिज़ाइन 30 दिन के अंदर की सूचना नहीं देता है, 30 दिन के अंदर सूचना नहीं देता है, तब ऐसा होगा। सूचना नहीं देता है तब इस पर क्या लगेगा? जुर्माना लग जाएगा। और जुर्माने की अमाउंट आपको ध्यान रखनी है, कम से कम 50,000 और अधिक से अधिक कितना? 2 लाख रुपए। अधिक से अधिक कितना? 2 लाख। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इसका। अब बचता है तुम्हारे पास कौन सा स्टूडेंट्स? 140(4), ठीक है। 140(4) में क्या ध्यान रखना है आप लोगों को
कि 140 में विशेष प्रस्ताव पास किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना कि अब 2 लाख की जगह कितना हो गया, ये आपका 5 लाख हो चुका है। कितना हो चुका है नए अमेंडमेंट्स में? 5 लाख। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अब ये जुर्माना कितना है आपका? 5 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो हमको 2 लाख पर अब ध्यान नहीं देना, कितने पर देना है? 5 लाख। तो मिनिमम अमाउंट 50,000 और अधिकतम कितनी हो जाएगी इसका? 10 गुना 5 लाख। ठीक है, पहले 2 लाख था, 20 2, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, विशेष प्रस्ताव की पास करें तो इसके नाम से ही क्लियर है, विशेष प्रस्ताव। ठीक है, तो विशेष प्रस्ताव हमेशा जो पास होते हैं वो मीटिंग में होते हैं, और मीटिंग हमारे पास कौन सी होती है? एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, वार्षिक साधारण सभा। इस वार्षिक साधारण सभा को बुलाया जाएगा, इस वार्षिक साधारण सभा को बुलाया जाएगा, और इस सभा में सभी शेयर होल्डर बैठेंगे, और शेयर होल्डर, अधिकतम शेयर होल्डर 2/3 से ज़्यादा मैच्योरिटी, वो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी, एक विशेष प्रस्ताव पास करेंगे। विशेष प्रस्ताव का मतलब हो गया कि जैसे इसको हटाना है तो हटाने के लिए अपना रिजोल्यूशन लाएंगे, एक नोटिस लिखेंगे और उस नोटिस पर सबके सिग्नेचर कराएंगे। अगर वो सिग्नेचर एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, सब लोग उस पर अपनी सहमति दे देते हैं, प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इस एम्प्लॉय को हटा दिया जाता है, ऑडिटर को यहाँ से हटा दिया जाता है। ये हो गई आपकी 140(4). तो 140(1), 140(2), 140(3), 140(4), इस तरीके से सेक्शन नंबर 140 हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद अब क्या देखते हैं, देखिए हम लोग इसके बाद सेक्शन नंबर 141 आता है। ठीक है, 141 को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सेक्शन नंबर हम लोग 142 को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, 142 जो हमारे पास रिलेटेड है वो रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पारिश्रमिक का निर्धारण, कि उसके पारिश्रमिक का निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए रेम्यूनरेशन का डिटर्मिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सेक्शन 142, सेक्शन 142 एक्चुअली में सेक्शन 141 एबिलिटीज़ और डिसएबिलिटीज़ का है, योग्यता और अयोग्यता का है। उसका एक ही क्लास में मैं चाहता हूँ कि पूरा उसे मैं डिस्क्राइब करूँ, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसके अंदर ज़्यादा बात नहीं है। सेक्शन 142 छोटा सा पहले मैंने ये ले लिया। सेक्शन 142 आपका क्या बताता है? पारिश्रमिक का निर्धारण, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण। अब ये कौन देगा, कितने रुपए देंगे, इसका डिटर्मिनेशन कौन करेगा, ये समस्या हमारे पास आती है। तो देखो इसको ध्यान में क्या रखना है। अब आपके लिए 2 समस्या आएंगी। एक तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि हमारे पास नॉन गवर्नमेंट कंपनी थी, और एक हमारे पास कैसी कंपनी थी? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास 2 पॉइंट थे। एक तो फर्स्ट ऑडिटर, ऐसा ऑडिटर जिसकी प्रथम नियुक्ति की गई है। प्रथम नियुक्ति का मतलब कि जो कंपनी जिस साल कंपनी का समामेलन हुआ है, जो इनकॉर्पोरेटेड ईयर है, उसी ईयर में पहला जो ईयर होता है जिसमें कंपनी का एग्जिस्टेंस आता है, कंपनी का जन्म होता है, उसमें जब ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है उसको बोलते हैं प्रथम अंकेक्षक। ठीक है, उसके बाद जब आगे के सालों में, आगे के फाइनेंशियल ईयर्स में जो ऑडिटर्स होता है उसको कहा जाता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, अनुगामी अंकेक्षक। ठीक है, तो पहले अंकेक्षक की नियुक्ति हमारे यहाँ अलग तरीके से थी, आपने देखा होगा, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते थे। ठीक है, या पूरा नहीं हो पाता था तो फिर जो है कुछ कोई और करते थे, ऐसे करके। अनुगामी अंकेक्षक जो होता है वो एजीएम में शेयर होल्डर उसको पास करा करते थे। तो अब यहाँ पे इनके बारे में भी अलग अलग है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी है, तो प्रथम अंकेक्षक के बारे में अलग नियम है। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑडिटर की अगर मैं बात करूँ, प्रथम अंकेक्षक की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑडिटर की बात मैं करूँ तो फर्स्ट ऑडिटर में इनकी जो अपॉइंटमेंट की, इनके जो पारिश्रमिक की बात करेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, और यहाँ अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। क्योंकि पहले अंकेक्षक की जो नियुक्ति की जाती है, जो नियुक्ति करता है
वही पारिश्रमिक का निर्धारण करता है। सीधी सी बात अगर मैं कहूँ आप लोगों से, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्धारित करता है कि पहला अंकेक्षक कौन रखा जाएगा। और यहाँ भी तो गवर्नमेंट कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति का ये लोग करते हैं, तो जो रेम्यूनरेशन का डिटर्मिनेशन करेंगे वो भी यही लोग करेंगे। बस सीधी सी बात ये समझ लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन बने कि पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करता है, तो बोले जो नियुक्त करता है वही पारिश्रमिक का निर्धारण करेगा, रेम्यूनरेशन का डिटर्मिनेशन करेगा। देखो कॉमन सेंस की बात है, आपकी फैमिली है सपोज़ करो, और फैमिली में सपोज़ करो कि कोई एम्प्लॉयज़ आप लोगों को जो है अपॉइंट करना है, कोई सर्वेंट जो है आपको घर के लिए चाहिए और उसकी अपॉइंटमेंट करना है। तो आपके घर में मम्मी हैं, पापा हैं, भाई है, बहन है, ये 4-5 लोग हैं, ठीक है। अब सपोज़ करो कि आपके फादर लेकर आए उसको, तो फादर लेकर आए तो उसकी सैलरी का डिटर्मिनेशन क्या उसकी मदर करेंगी क्या, या ब्रदर करेगा या सिस्टर करेगा? फादर ही तो करेंगे, क्योंकि फादर जानते हैं कि वो कहाँ से लेकर आए हैं, क्या उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं, क्या डिसएबिलिटीज़ हैं, क्या क्या काम करेगा, क्या क्या नहीं करेगा। वो अपनी शर्तों के आधार पर उसे लेकर आएंगे, क्योंकि उस एम्प्लॉयज़ ने शर्तें बताई होंगी और उस शर्तों के आधार पर उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो उसका रेम्यूनरेशन का डिटर्मिनेशन तुम्हारे फादर करेंगे। सपोज़ करो कि तुम लोग सेलेक्ट करके लाए हो, मान लीजिए तुम्हारा ब्रदर सेलेक्ट करके लाया है, तुम्हारी सिस्टर सेलेक्ट करके लाई है, तो उसका डिटर्मिनेशन कौन करेगा? वही तो करेंगे, फादर थोड़ी कर सकते हैं, फादर को थोड़ी पता है। और अगर मान लीजिए फादर ने कम करा या ज़्यादा करा तो तुम उसके बीच में अड़ जाओगे, बोले नहीं पापा मैं तो इसको इतने में तय करके लाया हूँ, मैं तो इतने रुपये दूंगा इसको। तो इसका मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन जो होता है, पारिश्रमिक का जो निर्धारण होता है, वो तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपॉइंटमेंट किया है। तो पहले फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, आपको पता ही है, संचालक महोदय करते हैं। तो इसलिए पहले अंकेक्षक का जो पारिश्रमिक का डिटर्मिनेशन किया जाता है वो कौन लोग करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। हाँ, अगर सबिस्क्वेंट की बात करता है आप लोगों से, ठीक है, सबिस्क्वेंट ऑडिटर की बात करता है, सबिस्क्वेंट ऑडिटर अनुगामी अंकेक्षक की बात अगर करता है, अनुगामी अंकेक्षक की बात अगर करता है, तो इनका जो अपॉइंटमेंट करा जाएगा वो शेयर होल्डर करेंगे। कौन करेंगे? शेयर होल्डर। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो शेयर होल्डर करेंगे, ठीक है। आप जानते ही हो कि फिर तो जो पहले वाले का कार्यकाल रहता है, फर्स्ट ऑडिटर का जो वर्किंग पीरियड रहता है वो वहाँ तक रहता है जब पहला फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है, पहली वाली फाइनेंशियल ईयर के कंक्लूज़न तक, एजीएम की मीटिंग तक। उसके बाद तो फिर शेयर होल्डर बैठ जाते हैं। तो जब आगे का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो शेयर होल्डर ही तो उसको अपॉइंट करते हैं। तो इसका मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी में फिर जो है उनका रेम्यूनरेशन कौन तय करता है? शेयर होल्डर तय करता है। और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो कैग तय करेगा, ठीक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तय करेगा, क्योंकि आगे की मीटिंग में कैग बैठ जाती है और कैग जो है तय करेगा कि इसका जो रेम्यूनरेशन है वो कैसे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? ये देखिए शेयर होल्डर आ गया, यहाँ कैग आ गया, यहाँ पर फर्स्ट ऑडिटर का आ गया, यहाँ सेकंड ऑडिटर का आ गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर कॉस्ट ऑडिटर की पूछे तो कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो करता है वही करेगा, ठीक है ना। कॉस्ट ऑडिटर की भी कौन करेगा? शेयर होल्डर ही करेगा, ठीक है। लागत अंकेक्षक की नियुक्ति भी शेयर होल्डर ही करते हैं या गवर्नमेंट करती है। तो कॉस्ट ऑडिटर का या तो गवर्नमेंट करेगी या शेयर होल्डर करेंगे, ठीक है ना, शेयर होल्डर या गवर्नमेंट करेंगे। तो कहने का मतलब इसका सीधा सा फंडा ये आया कि जो इसका अपॉइंटमेंट करता है वही जो है इनको क्या करता है, वही इनके पैसे देने की, वही इनको पैसे तय कर सकता है, ठीक है ना। क्या कर सकता है? पैसे तय कर सकता है। चलेगा, सेक्शन नंबर 142 आपके पास हो गया। 143 जो है, 143 सिग्नेचर का है, ठीक है, सिग्नेचर का भी बड़ा है, उसको हम लोग देख लेंगे। 144 को देख लेते हैं। 144 है कि ऐसी सेवाएं जो एक अंकेक्षक उस कंपनी में नहीं दे सकता, यानी वो ऑडिटर बन चुका है उस कंपनी में, और ऑडिटर बनने के बाद वो कौन कौन सी सेवाएं हैं जो वह उस कंपनी में नहीं दे सकता। हो सकता है पहले देता होगा, लेकिन जब वो ऑडिटर बन जाएगा तो उन पर बैन लग जाएगा। वो कौन कौन सी सेवाएं नहीं दे सकता, इसके बारे में चलिए हम डिस्कशन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिएगा, ले लिया, ठीक है। चलिएगा, के बाद हम लोग देखते हैं 144, 144। 144 आपसे कहता है, 144 देखिएगा,
144। वो क्या बता रहा है आप लोगों का, ऐसी सेवाएं जो अंकेक्षक नहीं दे सकता, अंकेक्षक नहीं दे सकता। ठीक है, क्यों नहीं दे सकता? देखिए वो इसलिए नहीं दे सकता कि फिर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी खातों में, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, फिर वो खातों की जो चेकिंग करेगा फिर वो बायस हो जाएगा, फिर वो उनसे पैसे लेकर उनके पक्ष में डिसीजन देना शुरू कर देगा। इसलिए लॉ में लिखा गया है कि एक अंकेक्षक उस कंपनी में अगर ऑडिटिंग का कार्य करता है तो वह निम्न प्रकार की सेवाएं जो है नहीं दे सकता। सबसे पहले वो अकाउंट नहीं बना सकता। यार बताओ, खातों की चेकिंग भी वही करेगा और खातों को बनाएगा भी अगर वही, तो फिर तो खातों की चेकिंग हो ही नहीं सकती और ट्रांसपेरेंसी आ ही नहीं सकती, क्योंकि खुद खातों को गलत बनाने वाला है। अगर गलत बनाए होंगे तब भी सही कर देगा, और अगर कोई फ्रॉड करा होगा तो वो जानबूझ के क्यों पकड़ेगा। इसलिए सबसे पहला इसमें कहा गया कि वह खातों की चेकिंग नहीं खाते नहीं बना सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता। तो नंबर 1 लिखेंगे ऐसी सेवाएं जो अंकेक्षक नहीं दे सकता। नंबर 1 आप लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर कि वर्क्स ऑफ बुक कीपिंग या अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग, पुस्तपालन और लेखांकन का कार्य नहीं कर सकता, लेखांकन का कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो वह आंतरिक अंकेक्षक नहीं कर सकता। देखिए इंटरनल ऑडिट होती है, एक आंतरिक अंकेक्षक होता है जिसमें एक कंपनी का ही मेंबर्स, कंपनी का ही कर्मचारी जो है वो ऑडिट कर सकता है। ठीक है, तो अब अगर वो ऑडिटर है, मेन ऑडिटर है, और मेन ऑडिटर के साथ साथ उससे तुम लोग अपने खाते भी घर के चेक करा सकते हो, तो वो काम नहीं कर सकता ना। इंटरनल ऑडिट एक्चुअली में वैधानिक अंकेक्षण नहीं होता है, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना, वो अपनी गलती पकड़ने के लिए या कर्मचारियों को सुधारने के लिए किया जाता है, जिसे कंपनी के कर्मचारी ही करते हैं। तो डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है कि तुझे भी खाते चेक करने, तो उसको इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। तो नंबर 2 आप लोग लिख लीजिएगा कि इंटरनल ऑडिट, ठीक है ना, आंतरिक अंकेक्षण। क्या लिखेंगे? इंटरनल ऑडिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक अंकेक्षण। ठीक है, आंतरिक अंकेक्षण। नंबर 3 होगा कि मैनेजरियल सर्विस, प्रबंधकीय सेवाएं। प्रबंध से रिलेटेड कोई सेवा नहीं दे सकता। प्रबंध का मतलब हो गया कि कहाँ से माल मंगाना है, प्लानिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है, कंट्रोलिंग कैसे करनी चाहिए। यानी मैनेजमेंट में बैठ के ये डिसीजन नहीं ले सकता कि कैसे उसको फॉलो करना है, कैसे क्या करना है। तो मैनेजरियल सर्विस प्रोवाइड नहीं करा सकता। नंबर 3 लिखिएगा आप लोग इसके अंदर, मैनेजरियल सर्विस। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग? मैनेजरियल रिलेटेड सर्विस। ठीक है, मैनेजरियल रिलेटेड सर्विस। ठीक है, यानी प्रबंध से रिलेटेड या प्रबंध संबंधी सेवाएं वह नहीं दे सकता, प्रबंध संबंधी सेवाएं। ठीक है। या नंबर 4 कि वो जो है बैंक से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सुविधाएं नहीं दे सकता। यानी बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग से सेवाएं देने लगे कि भाई उसका अपना बैंक हो प्राइवेट, उसमें कहने लगे जी हमारे यहाँ खाता खोल लो, हम आपको लोन दे देंगे, हम आपको जो है यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, तो उसके बारे में भी नहीं बता सकता, है ना। अगर ऐसा बताएगा, ऐसी सेवाएं अगर वो देता हुआ आ रहा है, तो वो उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता, फ्रॉड हो जाएगा। इसलिए उसको ज़रूरी है कि यह वाली सेवा भी नहीं देनी पड़ेगी। यानी क्या ही नंबर 4 बैंकिंग, एक तो आई बैंकिंग और दूसरी क्या आई? इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो बैंकिंग या कह सकते हैं बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट, कंसल्टेंट सर्विस, यानी उनको सलाह नहीं दे सकता, सर्विस। ठीक है, बैंकिंग या विनियोग
बैंकिंग विनियोग सलाह संबंधी सेवाएं नहीं दे सकता। जब बैंक की नहीं दे सकता तो इंश्योरेंस की भी नहीं दे सकता, तो एक पॉइंट इंश्योरेंस का बन जाएगा। इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विस क्या बन जाएगा? इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विस का मतलब हो गया कि बीमांकन या बीमा से संबंधित सेवाएं, जैसे LIC, जैसे HDFC इंश्योरेंस सर्विसेज, बीमा से संबंधित सेवाएं। और नंबर 6 अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसी सेवाएं जो कानून द्वारा बैन है, ऐसी सेवाएं जो कानून में लिखी हुई हैं जो उनके द्वारा बैन है, तो लिख सकते हैं कि ऐसी सर्विस जो अधिनियम में आगे शामिल की जाएंगी, ऐसी सेवाएं जो अधिनियम में शामिल हैं, ठीक है ना। और एक आध जो रह गई हो तो उन्होंने लिख दिया इसमें कि जो अधिनियम में शामिल है या शामिल की जाएंगी, या फ्यूचर में भी जो की जाएंगी, ऐसा नहीं कि यही होंगी, या शामिल की जाएंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो 144 भी आपका पूरा हो जाता है। ये सेवाएं जो है इसमें से नहीं, इसमें से ऑप्शन दे देगा तुम में से कोई सी 4 की है ना, कि ये सेवाएं जो है देना चाहता है, तो बताओ इनमें से कौन सी सेवाएं ऑडिटर नहीं दे सकता है। तो जो भी ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से आप लोग डिसीजन लेके आप लोग इसमें से दे दोगे, ठीक है। चलिए 140 हो जाती है, 141, 142 हो जाती है, 144 हो जाती है। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। देखते ज़रूर रहें वीडियो आप लोग, आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे लिए यही परम सिद्धि है, यही मेरे लिए खुशी की बात है। बाकी मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत बढ़िया समझाऊँ, जितना मेरे पे आता है, जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है, थोड़ा बहुत जो भी है, तो उसको मैं यहाँ पर जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा वीडियो पे एक्सप्लेन करना मेरे लिए नया अनुभव है, मेरे को ज़्यादा अनुभव इसका है नहीं, तो मुझे पता नहीं कि ये कैसा हो पाता है या कैसा आपको लगता है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। पर जैसा भी है, अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं लगता है तो आप लोग उसमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, इतना कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगल में हो, इसी कामना के साथ आपसे फिर पुनः मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। चलिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।